चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे एंड किया था? एवोल्यूशन पे। ठीक। तो लास्ट टाइम हमने एवोल्यूशन की बात की थी, और एवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको क्या बताया था कि एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन क्या होता है? जो इसका लिटरल मीनिंग है एवोल्यूशन का, वो क्या है? इट मींस, क्या मतलब होता है एवोल्यूशन का? टू अनफोल्ड। अनफोल्ड, या फिर टू फोल्ड। अनरोल, रोल। या फिर टू रिवील, रिवील द हिडन। तो एवोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या है? कि जो भी चीज छुपी हुई है, ठीक है, जो हमको पता नहीं है, उसका पता लगाना। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक। सो बायोलॉजी में एवोल्यूशन का क्या मतलब है? बायोलॉजी में एवोल्यूशन का क्या मतलब है? द ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंज, ऑर्डरली सीक्वेंशियल चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में जब आप चेंज करते हैं किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में, उसी को हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? जो टर्म है, द टर्म एवोल्यूशन, ये जो टर्म है एवोल्यूशन की, ये टर्म किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक। एक साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बात करी थी? मैंने आपको बताया था कि हम एवोल्यूशन को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशन में बेसिकली क्या है, मैंने एवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करके इसको पढ़ाऊंगा। तो पहला पार्ट क्या होगा आपका? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ठीक। यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, मतलब अर्थ कैसे बनी। ठीक है, अर्थ कैसे आ गई एग्जिस्टेंस में, कैसे अर्थ। उसके बाद सन है, सोलर सिस्टम है, स्टार्स वगैरह हैं, सब एग्जिस्टेंस में कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम यूनिवर्स के ओरिजिन को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे क्या? ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलिए, हमने यूनिवर्स के ओरिजिन को तो समझ लिया, अब अर्थ की बात हो गई। अर्थ ओरिजिनेट हो गई, लेकिन अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है सेकेंड पार्ट में। और जो लास्ट पार्ट हमारा होने वाला है, दैट विल बी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक। ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। ठीक। तो इस एवोल्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इन तीनों पार्ट्स को हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक। तो यूनिवर्स क्या होता है? कौन बताएगा क्या होता है यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? सही साहब। ठीक है, संसार कह सकते हैं, हर चीज जो भी हमारे सराउंडिंग में है, और जो भी चीज एग्जिस्टेंस में, वो सब क्या है? यूनिवर्स। ठीक। जिसमें क्या क्या आ जाता है? हमारे सारे प्लैनेट्स, ठीक, सारे स्टार्स, गैसेस के क्लाउड्स, डस्ट के क्लाउड्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, और जितनी मून वगैरह, जितनी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सब आ जाती हैं किसमें? ब्लैक होल वगैरह, नेब्यूला वगैरह, सब किसमें आ जाता है? आपका यूनिवर्स में। ठीक। ये सब किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में भी आपने एक यूनिवर्स पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी एक यूनिवर्स पढ़ा होगा। ठीक है। ठीक है। तो तो थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स थर्मोडायनेमिक्स की में क्या यूनिवर्स की definition है? क्या definition है? किसी का माइक शायद किसी ओपन का है। माइक शायद ओपन है। बताएं भाई। हो गया, बंद कर लिया? ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स में बताएं, थर्मोडायनेमिक्स में एवोल्यूशन को क्या कहते हैं? क्या मीनिंग है? थर्मोडायनेमिक्स में एवोल्यूशन का क्या मीनिंग है? बताएं भाई। Sir, what is thermodynamics? थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा होगा। होगा। जो भी आपकी जो भी आपकी स्टडी होती है, क्या कहते हैं, हीट, और हीट से रिलेटेड, हीट एनर्जी वर्क से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है, वो सब आपकी किस में आती है? थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में भी यूनिवर्स की एक डेफिनेशन है। क्या? जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जिस चीज पे आप स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। और जो, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में कुछ काम कर रहे हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब जो है आपका क्या हो गया? सिस्टम। और उसके अलावा जितनी चीजें हैं, वो सब क्या है? वो सब क्या है? सराउंडिंग।
वो सब क्या है? सराउंडिंग। किसकी सराउंडिंग? सिस्टम की सराउंडिंग। ठीक, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग आपका क्या होता है? यूनिवर्स होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है? थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक, बायो में क्या डेफिनेशन है यूनिवर्स की? इट इज अ ह्यूज क्लस्टर। ह्यूज क्लस्टर मतलब एक क्या है? एक गुच्छा है। किस चीज का? इट इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड्स और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, ब्लैक होल, नेब्यूला, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। तो ये सब किसमें आ जाता है? आपका यूनिवर्स में। ठीक है, अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ जो है, यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है और अर्थ उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, तो अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ माना जाता है इट वाज ओरिजिनेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक, तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज क्या है कि जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते थे? प्रिमिटिव अर्थ। जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो उस अर्थ को हम क्या कहते थे? प्रिमिटिव अर्थ। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इस चीज में? No, sir. ठीक है, अच्छा एक और चीज No, पूछनी No, थी। sir. एक और चीज पूछनी थी कि जैसे काफी लोगों का मतलब काफी लोग ये जो है देख सोचते हैं कि मतलब जैसे उन लोग को हाई स्कूल वगैरह में पढ़ाया गया होता है, ये सपोज आपका सन है। ठीक है, सोलर सिस्टम में आपको क्या पढ़ाया जाता है? ये बीच में सन है। ठीक है, और इसके अराउंड क्या होते हैं? क्या होते हैं? orbits. ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ पढ़ा है भाई? सन है, सन के अराउंड ऑर्बिट्स हैं, Yes, प्लैनेट्स sir. हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, यही सब पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा होगा आपने? अपने ये पढ़ा होगा कि सन जो है वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। ठीक है, सन मूव नहीं करता है और इसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। यही पढ़ा है। Yes, sir. और प्लैनेट्स के अराउंड क्या होते हैं? मून होते हैं। मून जो है वो प्लैनेट को रिवॉल्व कर रहे होते हैं। है ना भाई? यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी सब लोगों की। तो क्या आप लोग मानते हैं ऐसा ही है? सब लोग यही समझते हैं या कोई कुछ और समझता है कि ऐसा नहीं होता? सर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता भाई। सन भी मूव करता है सर। हाँ, कैसे मूव करता है? कैसे मूव करता है? सन तो मूव करता है बट सिस्टम तो यही होता है। बताता हूँ मूवमेंट कैसे होता है, बताता हूँ। देखिए, थोड़ी खाली स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो आपका यूनिवर्स है ना, ये एक बात को समझे कि जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका यूनिवर्स है वो ऑलवेज एक्सपैंडिंग है। ऑलवेज एक्सपैंडिंग है। क्या मतलब है इस बात का? कोई समझा सकता है? यूनिवर्स जो है आपका, यूनिवर्स जो है हमेशा एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, फैल एक्सपैंड रहा हो है, रहा है, ज्यादा स्पेस एक्सपैंड हो रहा कैप्चर है। कर रहा है। एग्जैक्टली बढ़ता जा रहा है वो। ठीक है, और यूनिवर्स में जो आपका सोलर सिस्टम है, जो आपका सोलर सिस्टम है वो आप ऐसा ना समझें कि एक जगह स्टैटिक है, रुका हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मूव करता है। किस तरीके से मूव करता है? सपोज ये आपका सन है। ठीक है, और इसके अराउंड ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो होता क्या है कि ये सन आपका मूव करता रहता है आगे। ठीक है, जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स जिस भी डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है उस डायरेक्शन में सन मूव करता है। और सिमिलरली ये सारे प्लैनेट्स जो हैं आपके इस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सपोज ये सन है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D में समझ लीजिएगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, और वो सब भी मूव कर रहे हैं। ये सारे ऑर्बिट्स भी मूव कर रहे हैं सन के रिलेटिव, ये सारे ऑर्बिट्स भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप देखते हैं कि कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हो रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी हो रही होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च और स्टडी करने के बाद कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है स्पेस में।
ठीक है, कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जहां पे भेजना है, जो टारगेट डेस्टिनेशन है, वो ऐसा नहीं कि आपकी एक जगह रुकी हुई है। ठीक है, आपने एक फ्लाइट जो है यहाँ से, आपकी एक फ्लाइट जो है यहाँ से टेक ऑफ करी, ठीक है, और जहाँ पे उसको लैंड होना है तो अर्थ पे ही है, वो दोनों जगह अर्थ पे ही है। ठीक है, दोनों स्टैटिक जगह है, कहीं नहीं भाग रही। ठीक है, आपको यहाँ से दुबई जाना है तो दुबई एक जगह स्टैटिक है, दुबई दुबई से कहीं नहीं हट रहा है। ठीक है, तो आपको एक ही जगह पे जाना है, तो वो स्टैटिक है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि आपका पूरा पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है। आपको अर्थ से एक रॉकेट भेजना है मार्स पे, तो मार्स का अलग ऑर्बिट है, मार्स अलग डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ अलग डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, और उन दोनों में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उन दोनों में मूवमेंट हो रहा है। तो किस टाइम पे आपका रॉकेट किस ऑर्बिट पे, किस डायरेक्शन में, किस ग्रेविटी के फोर्स की वजह से कहां पे जाएगा, बहुत ज्यादा इन सब चीजों में मैथ्स लगी होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी हो रही होती है जब भी कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, सोलर सिस्टम हमारा स्टैटिक नहीं है, ये मूव करता रहता है। ठीक है, ये आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि ये ऐसा है कि सन बीच में स्टैटिक है और सन का एक एक्सिस है, उसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए बताया जाता है ताकि उस लेवल पे आपको उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझाई जाती है। बहुत सारी चीजें आप अभी 10th के लेवल पे पढ़ते होंगे, जब आप 11th 12th में आएंगे तब आपको पता चलेगा वो सारे जो थ्योरीज हैं और जो लॉज आपने पढ़े वो सब रिजेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसी जब आप 11th 12th पास करेंगे तब आपको पता चलेगा जो आपने 11th 12th में पढ़ा था वो सब स्टडी रिजेक्ट हो गई है, नई स्टडी है। ठीक है, ऐसी आपने पढ़ा होगा एटम का मॉडल। ठीक है, एटम का मॉडल पढ़ा होगा भाई। एटम में क्या होता है बीच में? Yes, एटम sir. में क्या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, Yes, sir. Nucleus. उसके अराउंड क्या होती है? शेल्स। ठीक है, KLMNO। ठीक है, KLMN, इस तरीके की शेल्स होती हैं। और शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा पढ़ा है भाई? Yes, sir. Yes, 2, sir. 8, 8, 18. एग्जैक्टली। ठीक, तो वो भी आपको पता होगा, वो सब लॉस जो है रिजेक्ट हो गए। इतना तो आपको आइडिया होगा कि 2n² जो आपका मेथड होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है, वो वैलिड नहीं है। 20th एटॉमिक नंबर के बाद वो वैलिड नहीं है। Yes, sir. ठीक है, कैल्शियम के बाद वो वैलिड नहीं है, तो वो जो है रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब आप पास करेंगे हाई स्कूल 11th में जब आएंगे तो नई थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, काफी सारे क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा शेल्स नहीं है, शेल्स के अंदर भी सब शेल्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस टाइम पे बताए जाते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये आपको मैंने बात बता दी कि यूनिवर्स जो है आपका एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, हर सेकंड यूनिवर्स का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है। ठीक, और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सोलर सिस्टम आपका जो है दूर होता जा रहा है, जो सेंटर होता है यूनिवर्स का उससे दूर होता जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। कि यूनिवर्स की तो चलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हुआ? ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ? तो काफी सारे साइंटिस्ट की काफी सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, और देखिए मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं ये सब क्या है? हाइपोथेसिस है। ठीक, हाइपोथेसिस है, क्योंकि किसी भी चीज का जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ये सब थ्योरीज हैं जो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, एक एक होता है गेस। ठीक है, किसी ने कोई तुक्का मारा। ठीक है, और एक होता है लॉजिकल गेस। ठीक है, कि किसी ने काफी ज्यादा, किसी को आइडिया है किसी चीज के बारे में, उसने वो तुक्का मारा, तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि वो सही हो सकता है। ठीक है, तो कुछ वैसी सिचुएशन है। तो ये जितनी थ्योरीज हैं ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ठीक, लेकिन क्योंकि साइंटिस्ट ने दिए हैं काफी ज्यादा स्टडीज करने के बाद, तो काफी हद तक ठीक है। ठीक, तो पहली थ्योरी हमारी जो है, दैट इज, जो पहली और सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी है, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? So बिग बैंग मैंने थ्योरी। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, गुड। तो बिग बैंग थ्योरी का आप सबने नाम सुन रखा होगा, और खाली टेक्स्ट बुक में नहीं बल्कि न्यूज वगैरह में भी बहुत सुना होगा। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में अभी कुछ आपको रिसेंट जो चीजें हुई हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? एबे लैमाइटर, एक इनके साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, एबे लैमाइटर। और उन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी में? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक, 20 बिलियन ईयर्स अगो
यूनिवर्स का जो है ओरिजिन हुआ है और किस वजह से हुआ है? एक बहुत ही बड़ा, ठीक, एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है ऑफ अ डेंस एंटिटी। अब वो एंटिटी क्या चीज है वो इन्हें भी नहीं पता, ठीक है, मतलब वो चीज क्या है जिसका एक्सप्लोजन हुआ वो इनको भी नहीं पता, ठीक है। काफी ज्यादा काफी उसमें जगहों पे लिखा होता है कि दो क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स के बीच में एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, गैसेस के क्लाउड्स हैं उनके बीच में एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। कुछ जगहों पे होता है कि कुछ पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो पार्टिकल्स कहाँ से है? तो इन सब चीजों के बारे में कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन है हमें वो क्या है कि शुरुआत कहां से हुई यूनिवर्स की? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, ऑफ अ डेंस एंटिटी, किसी डेंस एंटिटी का एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। और ये जो एक्सप्लोजन था ये इतना ज्यादा बड़ा था दैट इट वाज दिस एक्सप्लोजन वाज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। अगर हम इसको किसी फिजिकल टर्म, किसी फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करें तो हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इट इज अनइमेजिनेबल, हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये, ठीक। जो भी चीज हम इमेजिन कर रहे हैं हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो किसी भी फिजिकल टर्म्स में हम इस एक्सप्लोजन को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या चीज हम कंपेयर कर सकते हैं? अर्थ पे आपने क्या सुना होगा, सबसे बड़ा एक्सप्लोजन क्या होता है? एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, बताएं भाई। यस सर। एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन, और इससे भी बड़ा कोई एक्सप्लोजन पता है किसी को? न्यूक्लियर। हाँ तो ये न्यूक्लियर ही तो है, एटम बॉम्ब न्यूक्लियर ही तो है। नो और सर। बताएं, नहीं पता? हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। अब किसी का क्वेश्चन आएगा कि सर ये एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है कि एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या डिफरेंस है? नो सर। एटम बॉम्ब क्या होता है आपका? फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। सर उसमें एटम बम में फिशन होता है और हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। एग्जैक्टली, गुड, वेरी गुड, ठीक। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि फ्यूजन रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू फिजन रिएक्शन, ठीक है। एटम बॉम्बिंग के बारे में आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड कैसे हुई थी, कोई बता सकता है? यस सर, हिरोशिमा नागासाकी में सर एटम बम गिरा दिया था उसके बाद। एग्जैक्टली, ठीक। तो Yes, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, तो उसमें क्या हुआ था? एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था दोनों सिटीज में, ठीक। सो काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। बट हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, तो आप इसका वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे इमेजिनेशन में है, हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ होगा कि दो सिटीज, दो शहर तबाह हो गए थे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब इससे भी ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। कितना पावरफुल होता है इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि अभी रिसेंटली जो है, जो आपके नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, ठीक है, किंग जॉन्जू करके कुछ नाम है, ठीक है, मुझे नाम नहीं पता है। तो उन्होंने एक जो है, अभी जब आपको पता होगा अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में अभी टसल चल रही थी कुछ टाइम पहले, ठीक है, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक। तो दोनों में काफी एक वॉर जैसा जो है सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया ने अपने सी वाटर्स में हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी, हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग करी थी, ठीक। उसी टाइम पे इंडिया में दिल्ली बेल्ट में और आपके यहाँ अलीगढ़ रीजन में भी अर्थक्वेक आए थे, ठीक, अर्थक्वेक्स आए थे। तो साइंटिस्ट ने ये बताया था कि ये जो अर्थक्वेक्स आए हैं वो इसी हाइड्रोजन बॉम्ब की वजह से आए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहां पे हुआ है टेस्ट, नॉर्थ कोरिया, और उसका इफेक्ट कहां पे आया है, इंडिया। क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो काफी ज्यादा जो है इसमें एनर्जी होती है, ठीक। फ्यूजन रिएक्शन को करवाने के लिए भी आपको पहले फ्यूजन रिएक्शन करवाना पड़ता है, पहले आपको एटम बॉम्ब ब्लास्ट करवाना होगा, उसके बाद जो है एक हाइड्रोजन बॉम्ब का ब्लास्ट होगा। तो काफी ज्यादा जो है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग का, इसमें इससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई,
काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम बन गया, इतने ज्यादा जो है सोलर सिस्टम की गैलेक्सीज वगैरह बन गए। ठीक, तो ये जो है आपका बिग बैंग, ये क्या था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। नाउ एक और बात क्या बताई जा रही है कि द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड टेम्परेचर डिक्रीज्ड। तो जब एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, और जब एक्सपेंशन हुआ उसके जैसे जैसे एक्सपेंशन होता गया वैसे वैसे जो टेम्परेचर है यूनिवर्स का वो डिक्रीज होता गया। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, कुछ गैसेस जो है वो कंडेंस होने लगी, कुछ गैसेस जो है वो कंडेंस होने लगी। ठीक, और कंडेंस होके क्या बनाने लगे, कंडेंस होके गैसेस के जो क्लाउड्स थे वो क्या बनाने लगे, डेंस मास। ठीक, नेब्यूला। ठीक, क्या बनाने लगे, नेब्यूला। सो गैसियस क्लाउड्स formed by the explosion condensed under influence of gravity and converted into disks called nebula। ठीक है, और ये नेब्यूला क्या थे, ये नेब्यूला थे जो सोलर सिस्टम को कंटेन करते थे। इन नेब्यूलाज में क्या थे, सोलर सिस्टम। ठीक, इन्हीं में से एक सोलर नेब्यूला बना। ठीक, इन्हीं नेब्यूलाज में से एक सोलर नेब्यूला बना, और जिसमें से क्या ओरिजिनेट हुआ, हमारा सोलर सिस्टम। ठीक, हमारा सोलर सिस्टम किस में से ओरिजिनेट हुआ, सोलर नेब्यूला में से। ठीक है, तो जो सेंट्रल पार्ट थे इसके, जो सोलर सिस्टम था, जो नेब्यूला बनता था, उसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल पार्ट था वो हॉट हो गया। ठीक है, इट बिकेम हॉटर, और किस में कन्वर्ट हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू सन। और जो पेरिफेरल पार्ट्स थे, जो सेंट्रल पार्ट था, ठीक है, ये तो क्या बन गया, सन, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा था। और जो पेरिफेरल पार्ट्स थे, पेरिफेरी में, कॉर्नर्स पे, एंड्स पे, वो सब कंडेंस होने लगे, उनका टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, किस में कन्वर्ट हो गए, वो प्लैनेट्स में। ठीक है, पेरिफेरल पार्ट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म प्लैनेट्स। ठीक, और इसी तरीके से किसका ओरिजिन हुआ, हमारी अर्थ का। वन ऑफ द प्लैनेट्स वाज प्लैनेट अर्थ। ठीक, अर्थ को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ही हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 75% क्या है, लिक्विड वाटर। ठीक है, कह सकते हैं हम, क्योंकि कुछ अमाउंट इसमें जो है आपका आइस कैप्स वगैरह में भी अवेलेबल है, और क्लाउड्स वगैरह में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 70 to 75% इसमें क्या है, लिक्विड वाटर है। ठीक, अच्छा एक बात ये बतानी थी कि बिग बैंग थ्योरी जो आप नाम सुन रहे हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में भी काफी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत इसकी अभी रिसेंट टाइम्स में हाइप बनाई गई थी। कोई बता सकता है बिग बैंग थ्योरी के ऊपर क्या रिसर्च वगैरह अभी रिसेंट टाइम्स में चल रही हैं या चली हैं, कोई कुछ भी बता सके, थोड़ा बहुत आइडिया हो। कोई आइडिया नहीं है भाई किसी को। नो सर। सर सर अफ्रीका सर 2 पार्ट में टूट जाएगा, क्रैक्स आ रहे हैं अफ्रीका में सर। बिग बैंग थ्योरी से क्या रिलेटेड है भाई वो? सर अभी रिसर्च हुई थी सर इससे रिलेटेड। अच्छा अच्छा, हुई होगी रिसर्च। ठीक है, ब्लैक देखो कुछ बताओ सुना था, क्या सुना था। ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, देखो क्या था वो, क्या सुना होगा अभी रिसेंट टाइम्स में। देखो क्या हुआ है कि बिग बैंग एक्चुअली क्या है कि बिग बैंग थ्योरी को साइंटिस्ट ने जब इसकी थ्योरी दी, ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम ये पता लगा सकें कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी को अपनी थ्योरी का बेसिस बना के, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का बेसिस बना के, अगर हम वो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जो पार्टिकल्स हैं जिनमें एक्सप्लोजन हुआ है, अगर हम वो बना सकें तो फिर बहुत फायदे की चीज होगी। क्यों, क्योंकि हमें उन पार्टिकल्स में क्या होगा, उन पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होगी कि हमें फिर कभी भी जो है एनर्जी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है भाई, आजकल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, डैम्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, सोलर सेल्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, यही सब जरिए हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के, कोल हो गया,
पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पूरी हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आज के टाइम पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हम वो पार्टिकल्स को बना लें, खुद सिंथेसाइज कर लें लैब में, ठीक है, और उनमें एक्सप्लोजन करवाएं, तो उससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हम अगर उस एनर्जी को कंटेन कर सकें तो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। चीज को समझें, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उन particles को, उनको कंटेन करके हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। तो साइंटिस्ट ने उन पार्टिकल्स का नाम दिया हिग्स बोसॉन पार्टिकल, हिग्स बोसॉन पार्टिकल, ठीक है। और इसी को ही क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल। ये नाम सुना होगा, गॉड पार्टिकल, यस सर। ठीक। तो उन्होंने कहा कि हम इस पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, हम इस पार्टिकल को सिंथेसाइज करेंगे। हमें एक बार पता लग जाए कि ये पार्टिकल क्या है, और फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो सिंथेसाइज कर सकते हैं, अगर हम पार्टिकल मिल जाए ऑलरेडी अवेलेबल अर्थ में, तो हम उन पार्टिकल्स को दोबारा से जो है कोलाइड करके, उनमें कोलिजन्स करके वो एनर्जी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक। तो क्या किया गया कि इसी तरीके की काफी ज्यादा रिसर्चेस हुई, और कुछ हम कह सकते हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, मशीन्स बनाई गई बेसिकली, जिनको कहा जाता है कोलाइडर्स, ठीक है, कोलाइडर्स कहा जाता है। तो कोलाइडर्स कह सकते हैं, या साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, कोलाइडर्स या साइक्लोट्रॉन। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके के बहुत बड़े बड़े वो होते हैं शेप्स, दो तरीके की डीज होती हैं, ये डी होती हैं, ठीक है, एक ये डी है, एक ये डी है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से पार्टिकल को अंदर भेजा जाता है, एक तरफ से पार्टिकल की एंट्री करवाई जाती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, और फिर वो अंदर घुसने के बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, तो उसकी वजह से ये इसमें रिवॉल्व होता है, और रिवॉल्व होता रहता है बहुत तेज मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ बीच में से स्टार्ट होता है और बहुत तेज स्पीड में यहाँ से एग्जिट करता है, ठीक है, यहाँ घूमते घूमते यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है, बहुत तेज स्पीड में। और यहाँ पे आप कुछ स्क्रीन लगा सकते हैं जहाँ पे आके हिट करता है, और जब हिट करेगा तो इसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, तो वो जो रेडिएशंस है उनको जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन करके स्टडी की जाती है कि किस तरीके के रेडिएशंस निकल रहे हैं, कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, इनका क्या काम, इन पार्टिकल्स का क्या काम हो सकता है, कहाँ पे इनको काम में लिया जा सकता है, तो ये सब स्टडी की जाती है। तो इनको हम मशीन्स को क्या कहते हैं, कोलाइडर्स या साइक्लोट्रॉन, ठीक। तो इस पार्टिकल के लिए, स्पेशली इस पार्टिकल के लिए, हिग्स बोसॉन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल को स्टडी करने के लिए एक स्पेशल टाइप का कोलाइडर बनाया गया, ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है एलएचसी। एलएचसी कोई फुल फॉर्म बता सकता है इसका, एलएचसी कोई फुल फॉर्म बता सकता है? कोई फुल फॉर्म बता सकता है भाई? फुल फॉर्म इसका क्या है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। तो क्या किया गया कि काफी बड़ी एक मशीन बनाई गई, और ये एक खाली एक जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिवर्सिटी का काम नहीं था, रिसर्च का प्रोजेक्ट नहीं था, इसमें मल्टीपल कंट्रीज ने आके साथ में फंडिंग की और इस मशीन को बनाया। तो एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। और इसमें ये था कि अभी ब्लैक होल की जो बात बता रहे थे, तो इसमें ये था कि अगर ये फेल हो गया बाई चांस, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया बाई चांस, तो क्या होगा, अर्थ में ही एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें पूरी अर्थ जो है अंदर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो खैर हुआ क्या कि जब ये एलएचसी बनाया गया, करोड़ों डॉलर्स के खर्चे से ये एलएचसी बनाया गया, और इसमें यही स्टडी की गई, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को चलाया जाता था बहुत तेज स्पीड में, और फिर उनको कोलाइड किया जाता था, और उनके रेडिएशंस को स्टडी किया जाता था। बहुत ज्यादा स्टडी चली, काफी साल तक स्टडी चली, बट एंड रिजल्ट कुछ नहीं आया, ठीक है, एंड रिजल्ट कुछ नहीं आया, और ये पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, एक फेल। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या हुआ, फेल। और अराउंड 2019 तो सर ब्लैक होल बना था? नहीं, कहाँ बना भाई, ब्लैक होल बना होता तो मैं यहाँ बैठा होता, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्यों? क्योंकि इसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। वो रिसर्च होती गई लेकिन कुछ एंड रिजल्ट नहीं निकला। देखिए भाई, कोई भी रिसर्च वगैरह होती है तो अगर उससे कुछ प्रॉफिटेबल आउटपुट आता है तभी उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है, तो इससे कुछ प्रॉफिटेबल आउटपुट नहीं आ रहा था, तो 2019 में फिर इसको
क्या किया गया, इसके सारे फंक्शंस को शट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, तो एलएससी को शट डाउन कर दिया गया इन 2019। ठीक, तो अब कभी कभी उसको यूज किया जाता है, कभी कोई बहुत ज्यादा एविडेंट कोई रिसर्च होती है तो उसमें उसको यूज किया जाता है, नहीं तो वो बंद ही रहती है एलएससी। ठीक है, तो ये एक आपको एग्जाम्पल बताना था। ठीक है, कि जब आप ये चीज को साबित करते हैं कि हम ही गॉड हैं और हम ही गॉड पार्टिकल निकाल सकते हैं, तो उसके एंड रिजल्ट अच्छे नहीं होते। ठीक है भाई, चलें आगे देखते हैं। तो ये हमने अभी तक बात कर ली किसकी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। ठीक है, कैसे अर्थ ओरिजिनेट हुई, कैसे यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ, ये सब हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, यूनिवर्स के ओरिजिन में और हमको कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ लिया काफी है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक, कि चलिए अर्थ तो बन गई, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हमने स्टडी कर लिया, बट लाइफ अर्थ पे कैसे ओरिजिनेट हुई। भाई जब अर्थ बनी तो उस पर लाइफ नहीं होगी ना इनिशियली, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, पहला लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, बैक्टीरिया था सर, प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ अभी बात करते हैं उसकी। ठीक, तो इसकी कई थ्योरीज हैं। ठीक है, और जो पहली थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये काफी अर्ली थ्योरी है। ठीक है, जो बहुत अर्ली टाइम पे थ्योरी दी गई थी, और जो हम कह सकते हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसे आज है, इससे पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी कुछ, उस टाइम पे जो लोगों की थ्योरीज थी, ये उनमें से एक थ्योरी है। ठीक है, जो अर्ली सिविलाइजेशंस में थ्योरीज थी उनमें से एक थ्योरी है ये, क्या, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक, तो ये क्या है, इट इज अ माइथोलॉजिकल थ्योरी। माइथोलॉजिकल थ्योरी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है माइथोलॉजी का क्या मतलब होता है। सर लोगों का मानना था। हाँ, लोगों का सिर्फ मानना। काल्पनिक। मिथ 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 के Good, बिना very good. पे सर जो थ्योरी दी जाती थी। हाँ, माइथोलॉजिकल का मतलब होता है बेसिकली जो आप किसी सोसाइटी में जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे जो थ्योरी दी जाए, ठीक है, वो क्या है, माइथोलॉजिकल। सो माइथोलॉजिकल थ्योरी थी। ठीक है, वहां के सिविलाइजेशंस के अर्ली टाइम पे जो ट्रेडिशंस कस्टम्स वगैरह चलते थे उनके बेसिस पे थ्योरी दी गई थी। क्या था इस थ्योरी में, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था क्या इस थ्योरी में। इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो हमारी अर्थ पे लाइफ फॉर्म अवेलेबल है आज के टाइम पे, ये अर्थ जब बनी थी तब से एज इट इज ऐसी ही लाइफ फॉर्म है। ठीक है, तो इस थ्योरी में क्या बताया गया कि जैसी लाइफ फॉर्म अभी आज है, ये जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तब भी ऐसे ही थी, तो इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, सारी लाइफ फॉर्म एज इट इज पैदा हुई है। ठीक, तो इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू इट all the organisms and species that we see today were created as such, जैसे हैं अभी वैसे ही क्रिएट की गए थे। ठीक है, एंड विल एग्जिस्ट सेम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में भी एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला। कब तक, टिल द एंड ऑफ द अर्थ, जब तक अर्थ खत्म नहीं हो जाती तब तक एज इट इज रहेंगे। ठीक, एक और थ्योरी क्या दी गई थी इसमें कि अर्थ जो है वो क्या है, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। तो अर्थ जो है हमारी क्या है, 4000 साल पुरानी है। तो ये एक और थ्योरी थी। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही थ्योरीज रिजेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने देखा क्या, साइंटिस्ट के पास एविडेंस मौजूद है क्या, कि एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, हमको आज पता है कि कुछ हमसे पहले स्पीशीज रही हैं, हमसे पहले स्पीशीज रही हैं जो क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। एक्सटेंट। गुड, ठीक है, एक्सटेंट हो गई, तो हमारे साथ आज नहीं है बट पहले थी। ठीक है, तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो गई थ्योरी। और दूसरी थ्योरी जो इन्होंने दी कि अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, तो ये भी थ्योरी गलत है। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक्सप्लोरेशंस की हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पाए गए हैं कि काफी पुराने पुराने उनको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, हजारों साल पुराने क्या कहते हैं, सिविलाइजेशंस के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पॉट्स और मग्स वगैरह अलग अलग चीजें मिली हैं। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि अर्थ जो है 4000 साल पुरानी तो नहीं है, और ज्यादा पुरानी है। ठीक है, 4500। और ज्यादा पुरानी है। ठीक है, और ज्यादा पुरानी है, फॉसिल्स वगैरह के भी एविडेंसेस हैं, उससे पता चलता है कि अर्थ और ज्यादा पुरानी है। ठीक, नाउ सो नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो नेक्स्ट थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे, हक्सली एंड हार्ली। ठीक, हक्सली और हार्ली ने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। देखिए भाई, बायोजेनेसिस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, बायो मीन्स लाइफ, और जेनेसिस
जेनेसिस का क्या मतलब है? जीन। क्रिएशन। हाँ, टू क्रिएट, ठीक है, क्रिएशन, ठीक। तो लाइफ का क्रिएशन, ठीक। तो ये वही चीज है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो इसमें क्या बताया गया था, ये इसमें क्या बताया गया था, इसमें थ्योरी में जो हक्सली और हार्टले ने थ्योरी दी, इन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दी इस थ्योरी में कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि जो भी आज लाइफ फॉर्म हम देख रहे हैं ये एक कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है, वहीं से आया है, ठीक। ऐसा नहीं है एकदम सर से ये पैदा तो हो गया। सेल थ्योरी में भी था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था कि ये आपने थ्योरी पढ़ रखी है, कहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। तो आपने पहले ही आंसर दे दिया, आपने सेल थ्योरी में थ्योरी पढ़ी है, ठीक। क्या कि न्यू लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक। जो भी आज लाइफ फॉर्म अवेलेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही आया है, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर। लुइस पास्चर नाम सुना होगा भाई? लुइस पास्चर का नाम sir. कहाँ सुना है? सर एच बताएं भाई, किस चीज में इनका नाम सुना है? सर बायोलॉजी में। हाँ, तो बायो में तो सुना ही होगा भाई। किस जगह पे सुना है, क्या किया था इन्होंने? सर चिकन पॉक्स को ठीक करने के लिए सर इन्होंने मेडिसिन निकाला था। अच्छा, और? नो सर चिकन पॉक्स नहीं सर, काउ पॉक्स। ठीक है, और? सर पेस्चराइज्ड मिल्क इन्होंने निकाली थी। पास्चराइजेशन की टेक्निक दी थी इन्होंने, ठीक है। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, क्या होता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क? सर एक्सट्रीम लेवल पे सर हॉट करना या उसे कोल्ड करना सर। या उसे कोल्ड करना नहीं, पहले उसको हीट करना और फिर उसको ठंडा कर देना, यस सर यस। ठीक है। तो दैट इज पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक। उससे क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, ठीक। तो लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 फ्लास्क लिए, ठीक है। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए और एक जो फ्लास्क था उसकी नेक जो थी वो कर्व्ड नेक थी, ठीक है, कर्व्ड नेक थी उसकी। और एक और फ्लास्क लिया, ठीक है, एक और फ्लास्क लिया, तो उसकी नेक उन्होंने ब्रेक कर दी यहां से, ठीक है, उसकी नेक ब्रेक कर दी, ठीक। और इसमें इन्होंने क्या डाला, बॉइल्ड यीस्ट, ठीक, बॉइल्ड यीस्ट डाल दिया इसमें दोनों में, ठीक। और क्या डाला, स्टेरिलाइज्ड सिरप ऑफ शुगर, शुगर सिरप डाल दिया, शुगर सिरप डाल दिया, ठीक है, दोनों फ्लास्क में। तो एक फ्लास्क क्या था, इट वाज विद ब्रोकन नेक, ये ब्रोकन नेक में था। और एक क्या था, वन वाज क्लोज्ड विद कॉटन, ठीक है, तो इसको बंद कर दिया विद कॉटन। तो कुछ टाइम तक इन्होंने इसको रखा दोनों फ्लास्क को, और फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या चेंजेस आए। तो चेंजेस क्या आए थे कि जो इन्होंने कर्व्ड नेक वाला फ्लास्क था जो इन्होंने बंद कर दिया था, इसमें जो यीस्ट थी वो सब किल हो गई, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो फ्लास्क था जहाँ पे जिसकी नेक जो है इन्होंने तोड़ दी थी, जहाँ पे एयर का कांटेक्ट था यीस्ट के साथ, वहां पे ग्रोथ हो गई, ठीक है, नई यीस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन द प्री स्टेरिलाइज्ड स्वान नेक फ्लास्क लाइफ डिड नॉट ओरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम किल्ड यीस्ट, बिकॉज क्यों, क्योंकि क्लोज्ड नेक थी, और क्लोज्ड नेक ने क्या अलाउ नहीं किया, एंट्री ऑफ स्पोर्स एंड माइक्रोब्स जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल थे, जो अंदर आके क्या कर सकते थे, और ज्यादा ग्रोथ करवा सकते थे, ठीक है, यीस्ट की। और बॉटल ब्रोकन नेक वाले फ्लास्क में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इट गेव राइज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, नई यीस्ट डेवलप हो गई। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो भी लाइफ फॉर्म है वो ऑलरेडी, अगर कोई लाइफ फॉर्म अवेलेबल है तो उसी से ओरिजिनेट होगी, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कहीं पे लाइफ फॉर्म जो है खत्म है, नहीं है, तो वहां पे कोई नई लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक एक्सपेरिमेंट था किसके सपोर्ट में, इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सर एक्सपेरिमेंट दोबारा बता दीजिए। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था लुइस पास्चर ने कि 2 फ्लास्क लिए थे, एक तो ब्रोकन नेक में था, ब्रोकन नेक के साथ था जिसकी नेक जो उन्होंने तोड़ दी थी। एक की जो नेक थी वो
क्या थी, कर्व्ड थी, और उन्होंने इसको बंद कर दिया विद कॉटन, ठीक। और इन दोनों में क्या भर दिया था उन्होंने, यीस्ट और स्टेरिलाइज्ड सिरप। बॉइल्ड यीस्ट क्या मतलब, काफी जो है वीक यीस्ट होगी, ठीक है, तो उसमें कुछ ही यीस्ट होंगी जिनके पास पावर होगी ऑफ रिप्रोडक्शन, जो यीस्ट कुछ ही यीस्ट होंगी जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। और स्टेरिलाइज्ड सिरप, शुगर सिरप डाल दिया था इसमें, ठीक। और कुछ टाइम बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहां पे जिस फ्लास्क को इन्होंने बंद कर दिया था उसमें कोई नई लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट नहीं हुई, और जिसको बंद नहीं किया था उसमें लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हो गई। तो क्या कंक्लूड किया इन्होंने ये कंक्लूड किया, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है तो ही उससे नई लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होगी, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म नहीं है तो उससे नई लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट नहीं होगी। बात समझ आ गई भाई? यस सर। ठीक है, अगला देखें। अब इसके बाद क्या है, कुछ थ्योरीज दी गई, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरीज दी गई उसमें से दो कैटेगरीज हैं थ्योरीज की, ठीक। पहली हमारी कैटेगरी क्या है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक, केमिकल इवोल्यूशन, इसी को हम क्या कहते हैं, कीमोजेनी। और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, उसके बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे, ठीक। तो पहली चीज हमारी आ जाती है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या कीमोजेनी। ये किसने दी थी, दो साइंटिस्ट थे, ओपैरिन एंड हाल्डेन, ठीक, ओपैरिन एंड हाल्डेन। और ओपैरिन कहां से थे, रशिया से, और हाल्डेन इंग्लैंड से, ठीक। तो इन दोनों ने क्या थ्योरी दी थी, इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी कि जो प्रिमिटिव अर्थ थी, दे सेड दैट द कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ, जो प्रिमिटिव अर्थ थी जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो उस टाइम पे अर्थ पे किस तरीके के फीचर्स थे। तो अर्थ जब ओरिजिनेट हुई थी, प्रिमिटिव अर्थ, वहां पे क्या था, फॉर रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया कि जो प्रिमिटिव अर्थ थी वहां पे जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल थी, किसके लिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है, जिससे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और उन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फर्दर रिएक्शंस हुए जिससे क्या बने, सिंपल बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और यही थ्योरी फिर इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है, एक बुक में, और उस बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक। तो ये जो थ्योरी थी ये किसने पब्लिश की थी, ओपैरिन ने अपनी बुक में, जिसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने ये कहा था कि जो अर्थ है उसमें जो वाटर है, ठीक है, वो जो मतलब अर्थ का जो वाटर था उस टाइम पे, वाटर क्या था उसमें, काफी वो हॉट वाटर था, ठीक है, और लावा वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो लावा था वो उसमें फ्लो होता रहता था, ठीक है। तो उसमें काफी ज्यादा एलिमेंट्स थे, काफी ज्यादा रिच एलिमेंट्स थे जो अर्थ के नीचे कोर में से निकल के बाहर आ रहे थे, ठीक है। आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और जो एटमॉस्फेयर था अर्थ में उसमें क्या क्या था, हाइड्रोजन ज्यादा था, ठीक है, हाइड्रोजन का अमाउंट काफी ज्यादा था, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा रिएक्शंस होते थे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर, भाई आपने देखा होगा जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो एरो पे ये हीट सिंबल बना देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पता चल जाता है हमें कि ये क्या है, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हीट जो है हमको देनी है, ठीक है। या फिर हम क्या लिखते हैं, एच न्यू लिखते हैं कुछ रिएक्शंस में, क्यों, एच न्यू का क्या मतलब होता है कि कुछ एनर्जी देनी है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं, तो उस प्रिमिटिव अर्थ में वो सारी कंडीशंस अवेलेबल थी, तो बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शंस वगैरह हो रही थी, ठीक है। तो कंडीशंस क्या थी प्रिमिटिव अर्थ पे, उन्होंने क्या बताया कि प्रिमिटिव अर्थ पे कैसी कैसी कंडीशंस थी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, वेरी हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग होती थी, फ्रीक्वेंट लाइटनिंग होती थी, और वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होते थे, ठीक, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होते थे। तो ये सब क्या है, काफी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक। और ये फेवरेबल है किसके लिए, ये कंडीशंस किसके लिए फेवरेबल है, केमिकल रिएक्शंस के लिए, ये सारी चीजें चाहिए केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, ठीक है। तो प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था, प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, ये माना जाता है द फर्स्ट एलिमेंट फॉर्म्ड, ठीक है, ऑन प्रिमिटिव अर्थ वाज हाइड्रोजन, ठीक। पहला एलिमेंट कौन सा बना था, हाइड्रोजन बना था। अब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अवेलेबल था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जब कोई रिएक्शन होती है, आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी भाई, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बताए, Yes, sir. बताएं।
When oxidation and reduction take place simultaneously. गुड, वेरी गुड, गुड। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? Gain of हाइड्रोजन का रिमूवल hydrogen या or loss of ऑक्सीजन hydrogen. गुड। एडिशन की हम खाली बात करेंगे कि हम रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज कंबाइन हो रही है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स वो कंबाइन होके कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम खाली उसकी बात करें कि कौन सा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन में कौन कंबाइन करता है? ऑक्सीजन। Oxygen. और रिडक्शन में हाइड्रोजन। Hydrogen. ठीक है। तो जिन रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है उनको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। Yes. ठीक sir. है। और या हम क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। इसी तरीके से अगर हम प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो प्रिमिटिव अर्थ पे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या था? अबंडेंट था, बहुत ज्यादा अवेलेबल था हाइड्रोजन, ठीक, एटमॉस्फेयर में। तो प्रिमिटिव अर्थ पे जो रिएक्शंस होते थे, ठीक है, वो कैसे होते थे? रिड्यूसिंग रिएक्शन होते थे, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शंस होते थे, रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते थे। इसलिए प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसको क्या कहा जाता है? इट वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। क्लियर है? बात समझ में आ रही है भाई? Yes, sir. अगला पॉइंट देखें। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन आके कंबाइन होने लगे, तो हाइड्रोजन में एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो प्रोटॉन्स मिक्स हो जाएंगे, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बनते गए, ठीक है। और अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स फिर अपने एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइन होते गए, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनते गए, ठीक, मॉलिक्यूल्स बनते गए। तो ये माना जाता है कि वाटर, H2O वाटर, और NH2 अमोनिया, वाटर और अमोनिया, ठीक है, दीज वर द फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। तो प्रिमिटिव अर्थ पे जो सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ वो कौन थे? वाटर और अमोनिया, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ किससे? मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ होगा कार्बन से, और कार्बन का जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट इज मीथेन, CH4, ठीक। तो ये माना जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी फॉर्म्ड वाज मीथेन, ठीक है। नाउ जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने क्या बताया था कि जो अर्थ है, प्रिमिटिव अर्थ, इसका जो लिक्विड है, ठीक है, जो अवेलेबल है वो काफी ज्यादा रिच है, किसमें? एलिमेंट्स में, ठीक है। इसीलिए हाल्डेन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि काफी फेमस है। हाल्डेन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा? आइडिया दिया था ऑफ हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। क्या कहा था हाल्डेन ने? कि इट इज अ हॉट डाइल्यूट सूप फॉर दिस वाटर रिच इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ में लिक्विड अवेलेबल है, प्रिमिटिव अर्थ में जो लिक्विड अवेलेबल है, उनको उसने क्या टर्म दी? हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोजेनी की, ठीक है। बायोजेनी या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक। तो एक इसी की बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की चीज है क्या, कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे केमिकल इवोल्यूशन की, ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन में क्या था? ये माना जा रहा है कि केमिकल्स के थ्रू कैसे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या बताता है हमें? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमें क्या बताता है कि आपने मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म कर लिए, ठीक है, आपने वाटर बना लिया, ठीक है, आपने अमोनिया बना लिया NH2, ठीक है, आपने मीथेन बना लिया CH4, ठीक है। तो ये आपने छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स तो बना लिए, लेकिन अभी तक लाइफ फॉर्म नहीं बना है, ठीक है। अभी तक क्या है? लाइफ फॉर्म नहीं बना है, ठीक। तो ये माना जाता है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी में ये बताया जाता है कि इसी तरीके के काफी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बने? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनने लगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक। जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, तो ये सब बनने लगे, ठीक है। और अलग अलग किस्म के कॉम्बिनेशन जब बने तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स बनने लगे, अमाइनो एसिड से अलग अलग प्रोटीन्स बनने लगे, अलग अलग प्रोटीन से जो है अलग अलग प्रोटीन के कॉम्बिनेशन बनने लगे। और फिर ये माना जाता है कि
इसी टाइम पे जब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बन रहे थे तो किसी ना किसी तरीके से इनमें कोई लाइटनिंग हुई होगी या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन। क्या हो गया, म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया कि एक हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव इफेक्ट आया जो कि बहुत रैंडम है और बहुत ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है ऐसा होने की, कि एक पॉजिटिव इफेक्ट आया और हमारा डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और कुछ हम कह सकते हैं डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, और कुछ वो मॉलिक्यूल सब साथ में आ गए जिससे क्या बन गए, बहुत सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म। सिंपल ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म। ठीक, सिंपल ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स बन गए। ठीक है, जो बहुत सिंपल थे, जिनमें बस हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल सेंटर अवेलेबल था जो कि बाकी सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। ये बहुत रैंडम है। ठीक है, जो बहुत रैंडम है, बस थ्योरीज हैं ये, आप समझ ही सकते हैं कि बहुत रैंडम चीजें, ऐसा मिलियंस में एक हो सकता है कि ऐसा म्यूटेशन हो कि एकदम से कुछ नहीं है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप सब साथ में लिया और में ऐसी एक रिएक्शन आपने करवा दी कि सब कुछ साथ में फंक्शन करने लगे। एक क्या कहते हैं, डाइजेशन भी होने लगा उसमें, एक्सक्रीशन भी होने लगा, एब्जॉर्प्शन भी होने लगा, सब कुछ उसमें होने लगा, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, तो ये बहुत रैंडम चीज है। तो ये लेकिन थ्योरी है कि म्यूटेशन की वजह से ऐसा हुआ। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म बना वो क्या था, प्रोकैरियोट। ठीक, जो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म बना दैट वाज प्रोकैरियोट। ठीक, तो ऑल प्रोकैरियोट्स जो थे, फिर माना गया कि ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है, किसमें इवॉल्व हुए, इनटू यूकैरियोट्स अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक, अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स अगो ये माना जा रहा है कि सारे प्रोकैरियोट्स किसमें इवॉल्व हो गए, यूकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं भाई, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? सर जिनमें प्रोकैरियोट्स बहुत वो ही जिनका डेवलप्ड न्यूक्लियस सेल डिफाइंड नहीं होता है। न्यूक्लियस सेल डिफाइंड नहीं होता है और जिनके सेल ऑर्गेनल्स पे मेम्ब्रेन्स नहीं होती। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं, प्रो से हम याद रख सकते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव। ठीक है, एंड कैरियो मींस, कैरियो मींस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिनमें है, प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड, तो जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो क्या है, प्रोकैरियोट। ठीक, पुराने टाइप के सेल। और यू मींस, ट्रू। गुड, वेरी गुड, यू मींस ट्रू। ठीक, और कैरियो मींस न्यूक्लियस। ठीक, तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब जो बायोलॉजिकल टर्म्स में जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट। क्लियर है भाई, प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सारे बैक्टीरियाज क्या हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक, यूकैरियोट में हम एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मैमल्स या ह्यूमंस। ठीक, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बात समझ में आ गई, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे अर्थ पे प्रिमिटिव अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और कैसे प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर था और किस तरीके से उस एटमॉस्फेयर में से ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, लेकिन ये सब क्या थी, थ्योरीज थी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एविडेंस देता है इन थ्योरीज के लिए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए। ठीक, और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और केमिकल एवोल्यूशन के लिए। ठीक, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था, यूरे एंड मिलर। यूरे और मिलर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चेंबर क्रिएट किया। ठीक है, इन्होंने एक चेंबर क्रिएट किया। ठीक है, और इस चेंबर में इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस को डेवलप किया। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस को इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें इन्होंने क्या लिया, इसमें इन्होंने कुछ कंपाउंड्स लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ कंपाउंड्स लिए, कैसे, कौन से कंपाउंड्स,
सिंपल कंपाउंड्स, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिमिटिव अर्थ पे अवेलेबल थे, जैसे अभी हमने बात करी मीथेन, मीथेन CH4, वाटर H2O, अमोनिया NH2, ठीक। तो ये सब इन्होंने लिया, और यहाँ पे वाटर वेपर्स ये आपके हो गए, ठीक है, वाटर के फॉर्म में वाटर लिया था, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, ठीक। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए, ठीक, 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए ऑफ टंगस्टन, ठीक, टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन किया इस चेंबर का अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, जो कि वही प्रिमिटिव अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर था, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया, ठीक है। और क्या किया इन्होंने यहाँ पे, इनमें इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में एक क्या किया, स्पार्क जनरेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है प्रिमिटिव अर्थ पे क्या होती थी, लाइटनिंग होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे तो लाइटनिंग करवा नहीं सकते, तो क्या किया, एक स्पार्क जनरेट किया, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से। और स्पार्क जनरेट करने के बाद फिर इस चेंबर को एज इट इज उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, लगभग 2 हफ्तों तक, फॉर अराउंड 2 वीक्स, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा अपना, ठीक है, बस स्पार्क करके इन्होंने छोड़ दिया और फिर देखते रहे कि इसमें क्या हो रहा है। तो जब बाद में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, कि ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गए, ये किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में। किस में कन्वर्ट हो गए, ये सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। जैसे कुछ सिंपल अमाइनो एसिड्स, ठीक, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के सब यूनिट, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्लिसरॉल के अमाउंट्स, ठीक, वो ऑब्टेन हुए, ठीक है, फैटी एसिड्स वगैरह इसमें से ऑब्टेन हुए, ठीक। तो ये कुछ चीजें थी जो ऑब्टेन हुई बाद में। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हो सकता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें लाइटनिंग हुई होगी या कोई और एनर्जी की वजह से वो क्रिएट होगा किसमें, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में, और वो सारे बायोमोलिक्यूल्स फिर कंबाइन हुए और कुछ ना कुछ वहां पे जो है म्यूटेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक। तो क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, दिस एक्सपेरिमेंट वाज रन फॉर 2 वीक्स एंड द कंडीशंस वर मेड सिमिलर टू द प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है। क्या था इसमें, दे हैड मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, किस रेशियो में, 2:1:2 के रेशियो में लिया गया था, 2:1:2, और वाटर वेपर था एट 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। और क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया, एन इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज यूजिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड थे ये किसके थे, टंगस्टन के, ठीक है। और बाद में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें सिंपल अमाइनो एसिड्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ एविडेंसेस, ठीक, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है भाई, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की, कि क्या हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ। अच्छा यहां तक बताएं, यहां तक सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट किसी को, यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट तक किसी को कोई डाउट, नो सर। नो डाउट। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस की बात करते हैं, ठीक, कि एवोल्यूशन की तो चलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन एवोल्यूशन की ये सब हमने क्या पढ़ी अभी तक, थ्योरीज पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ी। सर एविडेंस मतलब, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठीक, सबूत, ठीक है। सर यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में सर वो रेशियो में क्या था, 2:1:2? 2:1:2 ये मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये जिस रेशियो में लिए गए हैं ये वो रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे H2O है, यस सर। जो कि H2O मैंने यहाँ पे ले लिया है, हाइड्रोजन है ये, ठीक है, और H2O आपका वाटर वेपर के फॉर्म में, H2O आपका वेपर के फॉर्म में, ठीक है। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन ये किस रेशियो में, 2:1:2, ठीक है भाई। यस सर। चलिए, तो एविडेंस की हम बात करते हैं, ठीक है। एविडेंसेस मैंने आपको बताया, एविडेंस क्या है, सबूत, ठीक है। एवोल्यूशन के एविडेंसेस, क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या एविडेंसेस हमारे पास आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिससे हम एवोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एविडेंस जो है वो क्या है, पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है, पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक।
पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है? पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी क्या है? पेलियंटोलॉजी क्या है बताएं भाई, पेलियंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक। फॉसिल्स की जो स्टडी है यही क्या है? पेलियंटोलॉजी, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या है, कोई बताएगा? फॉसिल्स क्या है? जिन्हें क्रिएट होने में बहुत साल लगे। गुड, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन है क्या? क्रिएट तो होते हैं सालों में, है क्या? रॉक। रॉक्स, रॉक्स Yeah. नहीं है, चलिए कह सकते हैं रॉक। डेड Remains of रिमेन्स है, गुड, ठीक है, rock. डेड रिमेन्स है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक। तो ये क्या है? डेड, और ठीक है, डेड रिमेन्स या फिर डेड रिमेन्स या फिर इंप्रेशंस, खाली रिमेन्स की बात नहीं है, इंप्रेशंस, ठीक है। बरीड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के दबाव में जब ये बनते हैं सालों में, ठीक है, तो इनका क्रिएशन होता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। तो डेड रिमेन्स है, या हम कह सकते हैं डेड रिमेन्स ना कहें तो इंप्रेशंस भी हो सकते हैं। अब इंप्रेशन का क्या मतलब होता है? इंप्रेशन का क्या मतलब होता है भाई? मार्क। हाँ, ठीक है, कोई मार्क अवेलेबल हो, जैसे सपोज कोई स्टारफिश है, ठीक है, कोई स्टारफिश है और ये स्टारफिश की डेथ हो गई, ठीक है, और ये इसके ऊपर जो है सॉइल आ गया, ठीक है, इसके ऊपर सॉइल आ गया और सॉइल के अंदर जो है, सॉइल के ऊपर जो है इसकी डेथ हो गई, और फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये जो है अपना इंप्रेशन छोड़ के वहां से चला गया, ठीक है। स्टारफिश जो है इंप्रेशन छोड़ के, पानी आया कुछ आया, तो स्टारफिश का जो डेड रिमेन था, स्केलेटन वगैरह, वो यहाँ से चला गया, लेकिन इसके रिमेन्स यहाँ रह गए, ठीक है। तो इस सॉइल पे क्या हुआ, इसके इंप्रेशंस बन गए, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ रॉक वगैरह आ गई, रॉक वगैरह का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या होगा, ये इंप्रेशन सालों साल के लिए यहीं पे प्रिजर्व हो गया, ठीक। तो ये भी एक क्या है, फॉसिल, ये भी एक क्या है, फॉसिल, ठीक। और अगर पूरी पूरी स्टारफिश अवेलेबल हो यहाँ पे, तो वो भी क्या है, फॉसिल है, ठीक है। तो डेड रिमेन्स हो या फिर इंप्रेशंस हो, ठीक है, किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के, जो सॉइल में या सी बेड में बरी हो चुके हो और अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सालों के टाइम में इनका क्या हो, फॉर्मेशन हो, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट होते हैं? अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेड रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल या पेट्रोलियम, कोल या पेट्रोलियम, ठीक है। तो जो आपको कोल और पेट्रोलियम ऑब्टेन होता है, वो किससे ऑब्टेन होता है? फॉसिल से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक। तो ये लिमिटेड अमाउंट में है और ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर रिमेन्स और इंप्रेशंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड हार्डेंड इन पार्ट्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है, एज ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स की एज कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? फॉसिल्स तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बहुत जगहों पे फॉसिल्स मिल जाएंगे, उनकी एज कैसे कैलकुलेट की जाती है? बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स, गुड, वेरी गुड, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसको रेशियो। हाँ, गुड, वेरी गुड। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर और जो रिसेंट टाइम्स में यूज होने वाली टेक्निक है, दैट इज कार्बन डेटिंग, ठीक। सो कार्बन डेटिंग मेथड है जो मोस्ट पॉपुलर है फॉर कैलकुलेटिंग एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करते हैं? कार्बन का आइसोटोप यूज करते हैं, कार्बन 14। गुड, वेरी गुड, कार्बन 14 आइसोटोप यूज करते हैं, ठीक। कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से? कार्बन 12 एंड कार्बन 14। गुड, C12 एंड C14, ठीक। तो जो कार्बन 14 है वो आइसोटोप यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के मेथड में, ठीक है भाई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, पहला एविडेंस। ये हमारा क्या हो गया, पहला एविडेंस, ठीक, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल्स। तो फॉसिल्स अगर मौजूद है तो जाहिर सी बात है एवोल्यूशन की जो है यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबूत मौजूद है कि एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, अब ऐसे हैं। तो फॉसिल्स आपको पता है, फॉसिल्स अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग स्पीशीज के फॉसिल्स जो है अवेलेबल है। डायनासोर्स के फॉसिल अवेलेबल है, ठीक है, डायनासोर्स के फॉसिल्स अवेलेबल हैं। तो क्या मतलब, पहले डायनासोर्स रहे होंगे कभी, ठीक है। और जैसे आपको पता है मैमथ वगैरह होते हैं, ठीक है, मैमथ्स के फॉसिल ऑब्टेन किए गए हैं। मैमथ क्या होता है भाई? Big elephants. एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट, ठीक है, एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट। तो अभी जो एलिफेंट मौजूद है, इसके जो पहले के एंसेस्टर्स थे, दैट इज नोन एज मैमथ। और मैमथ के जो है फॉसिल्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट एविडेंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट एविडेंस, नेक्स्ट जो हमारा सबूत है एवोल्यूशन के लिए, वो क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक। अगर हम स्पीशीज के और ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम बता सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अब ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी क्या होती है भाई, कोई बताएगा? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? Anatomy is detailed study of something. Morphology नहीं पता. मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आपकी आउटर बॉडी की स्टडी, ठीक, आपकी आउटर बॉडी फिजिकल अपीयरेंस वगैरह कैसे हैं, उन सब की स्टडी, ठीक है। और एनाटॉमी मतलब आपकी जो अंदर की जो उसमें हम कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर वगैरह की जो स्टडी है, ठीक है, उसमें सेल्स की और टिश्यूज की जो स्टडी है, दैट इज एनाटॉमी, ठीक है। तो यहां पे जो पहली चीज है इसमें, दैट इज होमोलॉजी, ठीक है। होमोलॉजी, होमोलॉजी मतलब, होमोलॉजी मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक, होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, मतलब एक सा स्ट्रक्चर हो, उनका जो शेप है, ठीक है, जो उनका तरीका है फॉर्मेशन का, वो क्या हो, एक सा हो। और डेवलपमेंट एंड ओरिजिन, जिस तरीके से वो डेवलप हुए और जहां से ओरिजिनेट हुए, ओरिजिन वगैरह, वो सब सिमिलर हो, सब सेम हो। लेकिन जो उनका फंक्शन है, जो उनका फंक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। तो स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, और फंक्शन क्या हो, फंक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। अब यहां पे बात समझें, organs having similar structure, development and origin may or may not perform similar functions are termed as homologous organs। और यही क्या है, होमोलॉजी, ठीक है भाई। अब बात ये समझे कि सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? मतलब अगर हम दो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें जिनके हैंड का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, हमने ले लिए दो ऑर्गेनिजम्स एक्स और वाई, और इनके हैंड के जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम है। तो इसके पास जो हैंड है उसको हमने कह दिया ये हैंड, इसके पास हैंड है, सेम हैंड इसके पास है। लेकिन जो इनका फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है, ये कुछ और काम कर रहा है, ठीक है, ये कुछ और काम कर रहा है, और ये कुछ और काम कर रहा है। तो फंक्शन डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, फंक्शन डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? इसके पास भी सेम हैंड है, इसके पास भी सेम हैंड है, तो फंक्शन डिफरेंट कैसे हो सकता है? बताएं भाई, फंक्शन डिफरेंट कैसे हो सकता है? उसका वर्क अलग अलग होता होगा। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना, फंक्शन डिफरेंट है ना, क्यों है, कैसे है? फंक्शन डिफरेंट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ डिफरेंट सराउंडिंग। वेरी गुड, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। ये अगर सपोज फंक्शन कर रहा है ऑफ पिकिंग,
ये जो है कैसा हैंड है, ग्रैपलिंग हैंड है, कुछ पिक करने वाला हैंड है, और ये हैंड जो है मदद कर रहा है किसमें, फॉर फ्लाइंग, ठीक है, उड़ने में मदद कर रहा है। तो दोनों हैंड का फंक्शन डिफरेंट कैसे हो गया, इनके सराउंडिंग, इनके इन्वायरमेंट की वजह से, इनके इन्वायरमेंट की वजह से। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई। तो इनके इन्वायरमेंट की वजह से इनका फंक्शन जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब आप ये समझें कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्ट्रक्चर, जिनके पास सेम स्ट्रक्चर, So your mic is mute. माइक म्यूट हो गया था। चलिए, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक 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 ठीक, यस सर। ठीक है, म्यूट हो गया था वो। तो ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा था कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेम ऑर्गन्स अवेलेबल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ ना कि इन दोनों का जो पेरेंट होगा, इन दोनों का जो पेरेंट होगा, जो इनका एंसेस्टर होगा, वो क्या होगा, Same. दोनों के लिए सेम होगा। ठीक, इन दोनों का जो एंसेस्टर है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो होमोलोगस ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, उनके एंसेस्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके एंसेस्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, और इस तरीके का इवोल्यूशन, बात को समझे भाई, इस तरीके का इवोल्यूशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेम एंसेस्टर से आए हों, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है भाई, सॉरी, कन्वर्जेंट कह दिया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बात समझे भाई, क्या मतलब कि एंसेस्टर तो आपका सेम था बट फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। एंसेस्टर आपका सेम था, एंसेस्टर सेम होने की वजह से स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, सेम हुआ। सेम हुआ, Same हुआ. लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंट हो गया, फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। फंक्शन वन, फंक्शन टू, किसकी वजह से, डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से। Variations. इन्वायरमेंट, इसका इन्वायरमेंट वन, इसका इन्वायरमेंट टू। ठीक है, तो इस तरीके का जो एवोल्यूशन है इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। ठीक, तो होमोलोगस, Yes. होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलॉजी, इट सपोर्ट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलॉजी, इट सपोर्ट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक, क्या है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जैसे अभी मैंने आपको बात बताई, ऑर्गेनिजम्स शोइंग होमोलॉजी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या हो, कॉमन हो, बट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंट्स, डिफरेंट एनवायरमेंट्स की वजह से क्या हो गया है, दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो गए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिफरेंट हो गए। ठीक है भाई, सिमिलर स्ट्रक्चर है, फंक्शन डिफरेंट हो गए। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं, डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है भाई, तो इनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, और ये एवोल्यूशन किस टाइप का एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, फोल्डेम्स ऑफ, फोल्डेम्स ऑफ ह्यूमंस, चीता, बैट। ठीक,
तो ये सब क्या है, सेम टाइप के फोर लिम्स है सबके, फोर लिम्स, होमोलॉगस। हाँ तो ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है, सबके फोर लिम्स सेम टाइप के, स्ट्रक्चर सबका सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। ह्यूमन बींग्स में फंक्शन क्या है फोर लिम्स का, ह्यूमन बींग्स में क्या फंक्शन है, बताएं भाई, ह्यूमन बींग्स में क्या फंक्शन, हाँ पिकिंग, वॉकिंग भी कह रहा है कोई, ठीक है भाई। तो क्या फंक्शन ह्यूमन बींग्स में, पिकिंग। चीता की अगर हम बात करें तो चीता में क्या फंक्शन है, चीता में फोर लिम्स का क्या फंक्शन है, Walking. वॉकिंग। बैट में क्या फंक्शन है, Flying. फ्लाइंग। फ्लाइंग, गुड, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, जबकि स्ट्रक्चर सबका क्या है, सेम तरीके के फोर लिम्स है। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में ब्रेन और हार्ट दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बट दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है, ये भी होमोलोगस ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद पोटैटो और जिंजर की अगर हम बात करें तो दोनों क्या है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, ठीक, पोटैटो अलग है, जिंजर अलग चीज है। रेडिश और कैरेट अगेन दोनों क्या है, रूट्स, ठीक, फंक्शन लेकिन क्या है, डिफरेंट है। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है, और फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, कहीं पे सकिंग है, कहीं पे क्या है, बाइटिंग है, ठीक है, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सो टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स, तो दोनों ही का ओरिजिन जो है एंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, इसलिए ये भी आपके क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स, और फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। मेल्स में डिफरेंट है, किस चीज का रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स का रिलीज करना, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का रिलीज करना, फीमेल हार्मोन्स को रिलीज करना, ठीक है। होमोलोगस क्यों कह रहा हूं मैं इनको, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिन सेम है इनका, एंडोडर्मल ओरिजिन है, ठीक। अब एंडोडर्मल क्या होता है, कोई बता सकता है, एंडोडर्मल क्या होता है, कोई बता सकता है। देखिए भाई, ये चीज आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगी, ठीक है, कि एंडोडर्मल है या एक्टोडर्मल है या मीजोडर्मल है, तो एक्चुअली देखिए होता क्या है कि कुछ हमारी जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक, जर्म लेयर्स होती हैं, और तीन जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल, ठीक, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, ठीक। तो ये तीन जर्म लेयर्स होती हैं, बस इतना बताना था कि जर्म लेयर्स कब बनती हैं, जब फीटस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, फीटस का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस दौरान ये जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है, मतलब जाइगोट है तो जाइगोट के बाद फिर जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और जर्म लेयर्स से फिर अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स एक्टोडर्मल जर्म लेयर से बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स एंडोडर्मल से बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स मीजोडर्मल लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज है कि कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, लिखा होगा मीजोडर्मल ओरिजिन है इस ऑर्गन का, लीवर का ये है, हार्ट का ये है, ब्रेन का ये है, तो सबका अलग अलग टाइप का ओरिजिन होता है, ठीक है। कोई एक्टोडर्मल होता है लेयर से, कोई एंडोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है, कोई मीजोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है, ठीक। इससे ज्यादा आपको इसमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हायर क्लास में चीज आएगी, ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है भाई, यस सर। चलिए अब आगे हम देखते हैं, एनालॉजी की बात करते हैं, ठीक, एनालॉजी की बात करते हैं। सो एनालॉजी क्या है, एनालॉजी क्या है, स्टडी किस चीज की, स्टडी ऑफ दोज ऑर्गन्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अब जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स, और एनालोगस ऑर्गन्स की ही स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनालॉजी, क्लियर है। एनालॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हमें पता है, अभी हमने बात करी होमोलोगस ऑर्गन्स की, और होमोलोगस ऑर्गन्स किस टाइप के एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड एनालोगस ऑर्गन्स किस टाइप के एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं,
कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, देखिए भाई, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है कि सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है एक्स और ये एक ऑर्गेनिज्म है वाई, ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं और इसका एक ऑर्गन है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं इसका हैंड है, ठीक, और इसका एक ऑर्गन है, हम कह सकते हैं सपोज इसका लेग है, ठीक है, तो इसका हैंड है और इसका लेग है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा, ठीक है, बट दोनों जो है सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फंक्शन 1 और ये भी वही सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फंक्शन 1, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑर्गन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ये हैंड है ये लेग है, फिर भी फंक्शन क्या है, सेम है, दोनों का सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, तो इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स क्या हुए, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक। अब ये बताएं कि अगर ऑर्गेनिज्म है जिसका स्ट्रक्चर हैंड है और ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सेम तरीके से ये ऑर्गेनिज्म वाई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेग है, और ये भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, बताएं भाई, ऐसा कब हो सकता है। मतलब सराउंडिंग सेम हो। गुड, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट रीजन, जब क्या हो, हमारा इन्वायरमेंट या हमारी सराउंडिंग क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इसका जो भी स्ट्रक्चर हो उससे कोई मतलब नहीं, इसका जो भी स्ट्रक्चर हो उससे भी कोई मतलब नहीं, दोनों को सेम फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, दोनों को सेम फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो जिसका क्या है, जिसका क्या है, ऑर्गन हैंड है, और ये ऑर्गेनिज्म है जिसका ऑर्गन क्या है, लेग है, तो ये किसी और एंसेस्टर से आ रहा होगा, ये किसी और एंसेस्टर से आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, इस एंसेस्टर से, ये एंसेस्टर 1 है, ठीक, इसने कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया एक्स, तो इसका कोई ऑर्गन क्रिएट हुआ हैंड, ठीक, सिमिलरली ये एंसेस्टर 2 है, एंसेस्टर 2 है, तो इसने ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया वाई और इसका ऑर्गन क्रिएट हुआ लेग, ठीक, और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है, जब क्या हो, इनका इन्वायरमेंट क्या हो, सेम हो, सेम इन्वायरमेंट हो, ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, दो डिफरेंट ओरिजिन्स हैं और फंक्शन सेम परफॉर्म हो रहा है एट द एंड। तो इस तरीके का जो एवोल्यूशन होता है, जो दो डिफरेंट एंसेस्टर से आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक। सो क्या है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स बट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ कॉमन एनवायरनमेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड फॉर द सेम फंक्शन। क्लियर है भाई, कोई डाउट। एग्जाम्पल देखें भाई, एग्जाम्पल क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स, ठीक, बटरफ्लाइज और बर्ड्स के विंग्स, ठीक है, दोनों क्या है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है, बर्ड्स को भी उड़ना है, बटरफ्लाइज को भी उड़ना है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ठीक, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑक्टोपस की आईज डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, मैमल्स की आईज डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। एट द एंड दोनों को क्या करना है, अपनी एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को देखना है, ठीक है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ठीक, एंड पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है, दोनों क्या है, रूट, लेकिन काम क्या है दोनों का, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक, स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन है, फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। अब इसके बाद कुछ थ्योरीज और बची हैं जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज है, और उसके बाद हमारा आना है क्या, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक। तो अब वो दोनों जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे उन दोनों टॉपिक्स को।
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी शायद रिसेंट कुछ दिनों में एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ठीक है, तो उसमें उस क्लास में जो आपका बचा हुआ एवोल्यूशन का पार्ट है वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है भाई, अभी तक जहां तक हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट किसी को? आज की क्लास में कोई डाउट किसी को भाई? बताएं भाई, कोई डाउट किसी का? नो सर। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं फिर आज यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है फिर। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी आपकी, कल नहीं होगी आपकी। ठीक, इतना पता है मुझे, और कब होगी ये तो आपको कब होगी एडमिशन ये तो आपको बताएगा। मतलब कल बायो की नहीं होगी, किसी और सब्जेक्ट की तो होगी हाँ। ना? कल बायो की नहीं होगी। कल बायो की नहीं होगी। तो सर टाइम शेड्यूल कैसे पता चलेगा? आप ऑफिस में हारून भाई से कांटेक्ट करिए, हारून भाई से कांटेक्ट करिए। हारून सर हैं। हारून भाई। हारून सर है। अच्छा हारून सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हारून सर हैं और आपके विकास सर, और आपके विकास। ओके सर। चलिए फिर क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, लीव कर सकते हैं आप लोग।